अरस्तु के राज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन, राज्य की विशेषताएं। अरस्तु ने राज्य की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। आत्मनिर्भरता। अरस्तु का मत है कि राज्य की प्रथम विशेषता यह है कि वह आत्मनिर्भरता अर्थात अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति करने वाला होता है। आत्मनिर्भरता से अरस्तु का जो अभिप्राय था उसे बारकर ने इस शब्दों में व्यक्त किया है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है राज्य में ऐसे भौतिक साधनों और नैतिक प्रेरणाओं और भावनाओं की उपस्थिति जो किसी प्रकार की बाह्य भौतिक या नैतिक सहायता पर निर्भर हुए बिना पूर्ण मानव विकास को संभव बनाए। आत्मनिर्भरता में होगा कि व्यक्ति को अपने आप ही काम करना चाहिए और अपने जो राज्य है उसमें कुछ कोई काम ऐसा होना चाहिए जो राज्य में फेमस हो। ठीक है, ऐसे कामों में अपना अभिप्राय रखना चाहिए। फिर एक वारकर हुए, उन्होंने अपने रूप में अपनी भाषा के रूप में बताया कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है राज्य में ऐसे भौतिक साधनों और नैतिक प्रेरणाओं एवं भावनाओं की उपस्थिति जो किसी प्रकार की बाह्य भौतिक या नैतिक सहायता पर निर्भर हुए बिना पूर्ण मानव विकास को संभव बनाए। व्यक्ति की पूर्ववर्ती नया हेडिंग आ गया है गाइस। गाइस आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ना जो लोग कौन से उसमें पॉलिटेक्निक साइंस का ये मैं क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगी जो आपको इनमें एक तो ये सारा रीड करना है, याद नहीं करना, रीड करना आपको और इनके हेडिंग याद रखनी है। ठीक है भाई, तो चलिए हम आत्मनिर्भरता का हमने पढ़ लिया है। अब व्यक्ति की पूर्ववर्ती। अरस्तु राज्य की दूसरी विशेषता यह है बताता है कि का वह व्यक्ति का पूर्ववर्ती है। प्रश्न उठता है कि अरस्तु ने ऐसा कैसे कहा जबकि वह स्वयं यह स्वीकार करता है कि व्यक्ति पूर्ववर्ती का जन्म पहले हुआ है। कई व्यक्ति मिलकर परिवार बनाते हैं और परिवार से गांव और फिर अनेक ग्राम का जन्म पहले मिलकर राज्य बनाते हैं। अनेक ग्राम मिलकर राज्य बनावे हैं। काल क्रम और ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से सबसे पूर्व व्यक्ति ही आता है। इस प्रश्न का उत्तर अरस्तु ने स्वयं दिया है कि यद्यपि काल के क्रम से व्यक्ति और परिवार राज्य के पूर्ववर्ती है, प्रकृति के क्रम में राज्य परिवार और व्यक्ति के पूर्ववर्ती है। राज्य की सर्वोच्चता। तीसरी विशेषता ये राज्य की यह है कि वह सभी समुदायों में सर्वोच्च होता है। अरस्तु का मत है राज्य केवल समुदायों का समुदाय ही नहीं है वरन सर्वोच्च समुदाय है। अपने कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए अरस्तु ने 3 तर्क दिए हैं। राज्य की सर्वोच्चता बढ़ रही थी हम गाइस। तीसरा हेडिंग, तीसरी विशेषता राज्य की यह है कि वह सभी समुदायों में सर्वोच्च होता है। राज्य इस सब राज्य की सर्वोच्चता। अब जो तीनों समुदाय हो ना, एक तो परिवार, ग्राम और राज्य, तीनों में सबसे ऊंचा स्थान राज्य का होता है गाइस, सर्वोच्च होता है। अरस्तु का मत है कि राज्य केवल समुदाय समुदाय एक सेकेंड का सर्वोच्च होता है। अरस्तु का मत है कि राज्य केवल समुदाय का समुदाय ही नहीं है वरन सर्वोच्च समुदाय है। अपने कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए अरस्तु ने 3 तर्क दिए हैं। नंबर 1, राज्य में अनेक प्रकार के समुदाय होते हैं। नंबर 2, दो सॉरी नंबर 1 है इसका राज्य की सर्वोच्चता में, राज्य में अनेक प्रकार के समुदाय होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक। इन समुदायों का अस्तित्व राज्य के कारण है। ये सब राज्य पर निर्भर है। इसमें 3 चीज हो जो हमारा एक मतलब पेपर से पहले हम पढ़ के जावे तो हमारा इस पर ध्यान जाए। इन समुदायों का अस्तित्व राज्य के कारण है। ये सब राज्य पर निर्भर है अतः राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे मस्तिष्क शरीर के अंगों पर नियंत्रण रखता है उसी प्रकार राज्य अपने अंगों समुदायों पर नियंत्रण रखता है अतः उसकी स्थिति सर्वोच्च होती है। 3 हो गई हमारे गाइस। और दूसरा, राज्य की विभिन्न संस्थाएं व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कोई एक संस्था ऐसी नहीं है जो मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह शक्ति केवल राज्य में है अतः वह सर्वोच्च है। राज्य मानव का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास कर सकता है। नंबर 3, प्रत्येक संस्था कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य रखती है। अपने लक्ष्य के अनुसार वह व्यक्ति को सुखी जीवन बिताने में सहायता देती है। पर राज्य के लक्ष्य की तुलना में अन्य संस्थाओं के लक्ष्य निम्नतर होते हैं। उसका कारण यह है कि राज्य अपने नागरिकों को सुखी और शुभ बनाने के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है।
वे ऐसे जीवन की प्राप्ति केवल राज्य में ही कर सकते हैं। अतः राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु उपयुक्त तर्कों के आधार पर कहता है कि राज्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वव्यापी समुदाय है, अन्य समुदाय उसके अंग मात्र है। नंबर 4, राज्य पूर्ण समुदाय। अरस्तु राज्य की चौथी विशेषता बताते हुए कहता है कि राज्य अंतिम और पूर्ण संस्था है। मानव का विकास परिवार में हुआ, परिवार का ग्राम में, ग्राम का राज्य में। अतः विकास की दृष्टि से राज्य अंतिम समुदाय है। यह समुदाय का चरम विकास है। अरस्तु के शब्दों में राज्य अंतिम और पूर्ण समुदाय है, जो सब वस्तुओं में आत्मनिर्भरता की प्रकाष्ठा को पहुंचा हुआ कहा जा सकता है। राज्य की एकता। अरस्तु राज्य की अंतिम विशेषता विविधता में एकता बताता है। राज्य के अस्तित्व के लिए अरस्तु राज्य की एकता पर बहुत बल देता है। प्लेटो ने भी एकता पर बल दिया था। इसी एकता के कारण उसने संरक्षकों के लिए संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद स्थापित किया था। वह साम्यवी जीवधारी के समान एकता चाहता था, परंतु अरस्तु और प्लेटो की एकता में अंतर है। अरस्तु ने एक और ही सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उसका मत है कि राज्य को नागरिकों के कुछ विशिष्ट कार्यों पर ही नियंत्रण रखना चाहिए, शेष कार्यों में उसे पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। वह राज्य की चरम एकता पर बल न देकर राज्य की विविधता में एकता का समर्थन करता है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। एक तो गाइस 5 हो गया था और एक छठा स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है तथा मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी मानता है। नंबर 7, राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु राज्य को स्वरूप जैविक मानता है। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। इसका उद्देश्य मानव के सद्गुणों का विकास करना है। नंबर 9, राज्य और शासन में भेद। नहीं, राज्य और शासन में भेद। अरस्तु राज्य और शासन में अंतर बताता है। नंबर 10, संविधान का महत्व। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य की पहचान है, अतः संविधान का महत्व होता है। नंबर 10, संविधान का महत्व। राज्य के उद्देश्य और कार्य। क्या क्या उद्देश्य हुए राज्य के, एक और कार्य। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य शुभ जीवन बनाना है। उसका मानना है कि राज्य का जन्म जीवन के लिए ही हुआ है और जीवन को सुखी बनाने और संपन्न बनाने के लिए ही वह जीवित है। इस संबंध में उसका कथन है, राज्य की सत्ता केवल अच्छे जीवन के लिए है, ना कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए। यदि राज्य की सत्ता केवल जीवन व्यतीत करने के लिए होती तो दासों और पशुओं के भी राज्य बन जाते, परंतु संसार में ऐसा राज्य असंभव है। ओके गाइस, आप ये सारी बातों को समझ रहे होगे और पढ़ने में ध्यान दे रहे होगे। तो गाइस हम आगे चलते हैं। अरस्तु राज्य के निम्नलिखित कार्य मानता है। अरस्तु राज्य के निम्नलिखित कार्य मानता है। नंबर 1, सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना। नंबर 2, पूर्ण और आत्मनिर्भरता जीवन प्रदान करना। नंबर 3, व्यक्ति को श्रेष्ठतम बनाना। नंबर 4, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास में सहायता करना। नंबर 5, नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रयत्न करना। इस प्रकार अरस्तु का यह मत है कि राज्य व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है और सजीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। ओके गाइस, तो हम आपको दिखाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं आगे अरस्तु के बारे में। ओके, अरस्तु किन आधारों पर दास प्रथा का समर्थन करता है, स्पष्ट कीजिए। दास परिवार की सजीव संपत्ति है। अरस्तु व्याख्या कीजिए। दास प्रथा के संबंध में अरस्तु के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अरस्तु के दासता संबंधी विचार। अरस्तु किन आधारों पर दास प्रथा का समर्थन करता है। अरस्तु बताओगे जी अभी में दासता संबंधी विचार। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। जो शीर्षक है ना, ये शीर्षक ऐसे ऐसे शीर्षक होते हैं। यूनान की प्राचीन प्रथा के रूप में
क्या थी? अब यह यूनान की प्राचीन प्रथा है, इसको समझते हैं। दास प्रथा यूनान की प्राचीन प्रथा थी और यूनान की समृद्धि इसी प्रथा पर स्थापित थी। इसलिए इसके विषय में लोग कम ही सोचते थे। केवल सोफिस्टों ने इस प्रथा की आलोचना की थी। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे उत्कृष्ट विद्वानों ने भी इसमें अच्छाइयाँ ही देखी थी, बुराइयां नहीं। समझ गए? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे उत्कृष्ट विद्वानों ने भी इसमें अच्छाई देखी थी, बुराइयां नहीं। अब यह प्रथा कैसी है? बंद होनी चाहिए या चालू रहनी चाहिए? दास। अरस्तु द्वारा दास का अर्थ, सामान्यतः दास का अर्थ खरीदा हुआ व्यक्ति होता है जिसका प्रयोग स्वामी द्वारा पशु के समान किया जाता है। स्वामी की दया पर उसके जीवन का अस्तित्व संभव है। स्वामी चाहे तो उससे दिन रात काम ले सकता है। अरस्तु दास का अर्थ बताता है, स्वामी अपने दास का स्वामी तो होता है पर वह उसका नहीं होता। इसके विपरीत दास न केवल अपने स्वामी का दास ही होता है बल्कि पूरा का पूरा उसी का होता है। समझ गए गाइस? दास प्रथा के बारे में चल रही। यह यूनान की प्राचीन प्रथा थी, यूनान तक शुरू हुई थी। फिर इसने बताया दास सजीव संपत्ति के रूप में हुए, अगर जीता जाता एक पशु के समान हो गए। दास जो स्वामी कहेगा वही करना पड़ेगा। फिर दासता का अरस्तु द्वारा समर्थन हुआ। दासता का अरस्तु द्वारा, दास सजीव संपत्ति के रूप में। ठीक, दास का अर्थ तो पता लग गया। अब दास सजीव संपत्ति के रूप। प्रत्येक परिवार के पास यूनान में दो प्रकार की संपत्ति होती थी, एक सजीव एनिमेट और दूसरी निर्जीव इनएनिमेट। गाइस आपको इसमें एक इंग्लिश वर्ड भी पता लग गया है कि सजीव माने एनिमेट होता है और निर्जीव माने इनएनिमेट। ओके, मेरे को पता नहीं था, मुझे आज पता लगा है। सजीव संपत्ति में गाय, बैल, घोड़ा एवं दास आते थे और निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत, हल आदि चीजें आती थी। इन दोनों संपत्तियों में दास परिवार के लिए सर्वथा उपयोगी और महत्वपूर्ण यंत्र था। अरस्तु ने दास को सजीव उपकरण बताया है। समझ गए भाई? एक जीती जागती संपत्ति के रूप में होता दास। ठीक है, बैल, घोड़ा एवं दास आते थे और निर्जीव संपत्ति में मकान, खेल। जो निर्जीव हुए थे वे मकान, खेत हलावे थे, और जो जीता जागता था उसमें गाय, बैल, घोड़ा एवं दास आवे थे। देख लो, सजीव संपत्ति दो प्रकार की संपत्ति हो रही थी। समझ गए होगे? चलिए तो अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। दासता का अरस्तु द्वारा समर्थन। सोफिस्ट विदेशी थे, इसलिए वे दास प्रथा का विरोध करते थे। अरस्तु ने सोफिस्टों के मत का खंडन किया और दास प्रथा के समर्थन में अपना मत दिया। अरस्तु दास प्रथा को अति प्राचीन प्रथा मानता था और उसने उसे उचित एवं उपयोगी मानकर इसका समर्थन भी किया। ये सही, अरस्तु ने करा, इसका समर्थन करा, दास प्रथा का होनी चाहे तो। ठीक है, समझ गए होगे? दास प्रथा का औचित्य। अरस्तु का दास प्रथा का समर्थन औचित्य पर आधारित था। बारकर के शब्दों में, अरस्तु की दासता की धारणा तथ्यों के निष्पक्ष अवलोकन से प्राप्त होने वाले निष्कर्षों की अपेक्षा आवश्यकता के औचित्य पर अधिक आधारित है। अरस्तु ने निम्नलिखित आधारों पर दास प्रथा का उचित बताया। दास प्रथा एक प्राकृतिक संस्था थी। अरस्तु को मत था कि दासता प्राकृतिक के नियमों के विरुद्ध न होकर उनके अनुकूल है। प्रकृति का सामान्य नियम है कि श्रेष्ठता निम्नतर पर शासन करती है। अरस्तु के अनुसार शब्दों में, शासक और शासित तत्वों की उत्पत्ति प्रकृति के कारण होती है, क्योंकि जो वस्तुएं जीवधारी नहीं है उनमें भी शासक तत्व पाया जाता है। जैसे कि सौर मंडल में एक सूअर प्रधान होता है। अरस्तु ने शरीर की उपमा देकर बताया है कि यह शरीर पर आत्मा का शासन होता है। यह प्राकृतिक है। आत्मा और शरीर के समान ही अंतर शासक और शासित में होता है। अरस्तु शासन करने का गुण व्यक्ति के प्राकृतिक मानता है और उसी प्रकार शासित होने की प्रवृत्ति को भी वह प्राकृतिक मानता है। ये दोनों गुण भिन्न भिन्न व्यक्तियों को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कुछ व्यक्ति शासित बनने को और आज्ञा पालन करने को ही उत्पन्न होते हैं।
सभी व्यक्ति समान गुण व समान योग्यता वाले नहीं होते हैं और सभी बुद्धिमान या बुद्धिहीन नहीं होते हैं। कुछ ही व्यक्ति गुणी योग्य एवं बुद्धिमान होते हैं, शेष गुणहीन, बुद्धिहीन और अयोग्य होते हैं। दासता इस प्राकृतिक अंतर का ही परिणाम है। प्रकृति ने कुछ को शासक एवं स्वामी बनाया है तो कुछ को दास या सेवक। इसी प्रकार किसी को बुद्धिमान अथवा शक्तिशाली बनाया है और किसी को आवश्यक कार्यों को करने के लिए बलवान बनाती है, जबकि स्वामी के शरीर को सीधा और सरल बनाती है। नंबर 2, दास की स्वामी के लिए महत्व। अरस्तु दासता का अन्य ढंग से उचित ठहराता है। वह कहता है कि दास स्वामी के लिए बड़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अरस्तु के मत अनुसार स्वामी प्रकृति की ओर से विवेक संपन्न होता है, अतः उसे उत्तम जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्रकृति की ओर से मिला है। वह बुद्धि बल से अपना विकास कर अपनी उन्नति कर सकता है। वह नागरिक के रूप में राज्य से संबंधित विभिन्न कार्यों, कानूनों के निर्माण और शासन संचालन में भाग ले सकता है। विवेक युक्त होने के कारण उससे आशा की जाती है कि वह अपनी संस्कृति के विकास में योगदान देगा। इसलिए अरस्तु का कथन है, दास प्रथा प्राकृतिक एवं लाभदायक है। वह स्वामी व दास दोनों के लिए लाभदायक है। अरस्तु यह भी बताता है कि नागरिक को उपयुक्त कार्यों के संपादन हेतु पर्याप्त अवकाश, शारीरिक परिश्रम से अवकाश की आवश्यकता होती है, अतः उसकी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए दास उपयोगी होते हैं। वह केवल शरीर की शक्ति रखने वाला मूर्ख प्राणी होता है जो उनके खेतों में काम करते हैं, घर के कार्यों करते हैं तथा अन्य प्रकार की सेवा भी करते हैं। दासता दास के लिए भी उपयोगी। अरस्तु दासता को केवल स्वामी के लिए ही उपयोगी नहीं मानता है, वरन वह दास के लिए भी दासता का उपयोगी बताता है। उसका इस विषय दासता को केवल स्वामी के लिए ही उपयोगी नहीं मानता है, वरन वह दास के लिए भी दासता को उपयोगी बताता है। उसका इस विषय में यह तर्क है कि दास प्रकृति की ओर से विवेक शून्य व्यक्ति होता है, अतः उसमें आत्म संयम और उन्नति की कोई भावना नहीं होती है। उसमें नैतिकता, योग्यता एवं कुशलता का भी अभाव होता है। उसे अपने जीवन और आत्मरक्षा संबंधी ज्ञान भी नहीं होता है। वह तो यह भी नहीं जानता कि वह अपनी शारीरिक शक्ति का कैसे प्रयोग करे। पशुवत होने के कारण उसे अपने हित अहित का ज्ञान नहीं होता है। उसका कल्याण इसी बात में है कि वह स्वामी के संरक्षण में रहे। दासता नैतिक दृष्टि से उचित। अरस्तु नैतिक दृष्टि से भी दासता को उचित सिद्ध करता है। अरस्तु का कथन है कि हीन बुद्धि वाला सदैव श्रेष्ठ होता है। प्राकृतिक रूप से स्वामी विवेकी होता है और दास विवेक शून्य। अतः स्वामी को दास पर शासन करने का नैतिक अधिकार है। अरस्तु स्वामी का तुलना आत्मा से तथा दास की तुलना शरीर से करता है। आत्मा शरीर पर शासन करती है, यह शासन स्वाभाविक है और दोनों के लिए उपयोगी है। आत्मा और शरीर एक दूसरे से किसी प्रकार की समानता नहीं रखते हैं। आत्मा शासक तत्व है और शरीर शासित तत्व है। आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार दास का स्वामी के बिना कोई महत्व नहीं है और अस्तु इससे यही निष्कर्ष निकालता है कि दासों के लिए अधिक अच्छा है कि वे स्वामी द्वारा शासित रहे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग। अरस्तु के समय में दास प्रथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अन्य अनिवार्य अंग बन चुकी थी। अतः अरस्तु ने अपनी व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया था। दासता का वर्गीकरण। अरस्तु दासता के दो प्रकार बताता था, प्राकृतिक और वैधानिक। अरस्तु बताता दासता के दो दासता का वर्गीकरण। गाइस, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अरस्तु दासता का कैसे वर्गीकरण करता था। वो दो रूप में करता था, प्राकृतिक में और वैधानिक में। ठीक है गाइस, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक। अरस्तु कहता है कि कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं, अतः बहुत से व्यक्ति प्रकृति के दास होते हैं। जन्म से ही उसकी दासता निश्चित हो जाती है। कि इसका अभिप्राय यह है कि दासता जन्म जाती होती है। जो स्वभाव से दास होती है उनमें ये बातें पाई जाती है। जन्म से अयोग्य और अकुशल होती है। जन्म से ही वह विवेक अर्थात विवेक शक्ति से शून्य होती है तथा शरीर शक्ति से संपन्न होती है। इस प्रकार दास जन्म से ही सेवा करने योग्य, परिश्रम करने योग्य और आज्ञा पालन करने योग्य होते हैं। और अरस्तु का यह भी मत है कि प्रत्येक समाज अथवा राज्य में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जन्मजात दास बनने की क्षमता रखते हैं।
वैधानिक अरस्तु ने दूसरे प्रकार के दासों को वैधानिक बताया कि वैधानिक दास भी होते हैं जिन्हें बुद्धि में पराजित कर दास बनाया जाता है। अरस्तु कानूनी दासता के पक्ष में नहीं है क्योंकि उसका विचार है कि युद्ध न्याय संगत नहीं होती है, वरन अरस्तु यूनान निवासियों को वैधानिक दास नहीं बनाना चाहता। अरस्तु के दासता सिद्धांत की आलोचना। वैधानिक अरस्तु ने दूसरे प्रकार के दासों को वैधानिक बताया है। वैधानिक दास भी होते हैं जिन्हें युद्ध में पराजित कर दास बनाया जाता है। अरस्तु कानूनी दासता के पक्ष नहीं है क्योंकि उसका विचार है कि युद्ध न्याय संगत नहीं होते हैं। अरस्तु यूनान निवासियों को वैधानिक दास नहीं बनाना चाहता है। तो गाइस आपको प्राकृतिक और वैधानिक दोनों पता लग गए होंगे। ओके। और अरस्तु के दासता सिद्धांत की आलोचना। ये क्वेश्चन कितना बड़ा है गाइस। चलिए गाइस देखते हैं अरस्तु के दास्ता सिद्धांत की आलोचना। अरस्तु के दास्ता संबंधी सिद्धांत में अनेक दोष पाए जाते हैं जिनकी आलोचना अनेक विद्वानों ने की है। तो कि दास्ता के सिद्धांत की आलोचना, बुराइयां कहते हैं आलोचना को, ठीक है। अरस्तु के दास्ता संबंधी सिद्धांत में अनेक दोष पाए जाते हैं जिनकी आलोचना अनेक विद्वानों ने की है। अरस्तु के दास्ता संबंधी सिद्धांतों की आलोचना के आधार पर निम्नलिखित अरस्तु के दास्ता सिद्धांत की आलोचना। अरस्तु के दास्ता संबंधी सिद्धांत में अनेक दोष पाए गए जिनकी आलोचना उनके विद्वानों ने किया है। अरस्तु के दास्ता संबंधी सिद्धांतों की आलोचना के आधार निम्नलिखित शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताएं, समाज का विभाजन त्रुटिपूर्ण। अब इसके बारे में पढ़ते हैं पहली हेडिंग के बारे में, शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताएं। ठीक है। अरस्तु मनुष्य में प्राकृतिक शारीरिक दुर्बलता एवं मानसिक दुर्बलता के आधार पर स्वामी सेवक का संबंध स्थापित करता है। उसका मत है कि शरीर से सबल होना बुद्धि से हीन होना और जो शरीर में निर्बल है वे बुद्धि से तीक्ष्ण होते हैं। यह दृष्टिकोण वास्तव में तत्कालीन यूनान में दोषपूर्ण था कि श्रम करना बुद्धिहीनों को काम है, दुर्बल एवं बुद्धिमान बनना ही उत्तम जीवन का संकेत है। अनेक लोग ऐसे पाए जाते हैं जो शारीरिक और मानसिक बल के स्वामी हैं। प्रत्येक दुबला पतला व्यक्ति बुद्धिमान होगा यह कल्पना करना उचित नहीं है। अब पतला व्यक्ति बुद्धिमान हो या मोटा व्यक्ति हो, नहीं होता कुछ भी। ये मानसिक दुर्बलता है शारीरिक शरीर के ऊपर की, ठीक है। अब नंबर 2 हेडिंग पर आ गए हम, समाज का विभाजन त्रुटिपूर्ण। अब ठीक है, समाज का विभाजन त्रुटिपूर्ण। अरस्तु समाज को दो वर्गों में विभाजित करता है, स्वामी और सेवक। इसका अर्थ यह है कि अरस्तु केवल एक ही वर्ग को ही समस्त सुखों सुविधाओं एवं उत्तम जीवन का अधिकारी बनाता है और दूसरे वर्ग को कष्ट अपमान एवं समस्त सुख सुविधाओं का वंचित कर देता है। ये बात बिल्कुल सही है भाई। वो एक वर्ग को तो बना रहा है मजबूत और दूसरे वर्ग को कहता है वो अकिया जाति तो नौकरी है। ठीक है भाई, आप समझ रहे होगे। ऐसे ही बता रहा है, दूसरे वर्ग को कष्ट देगा, अपमान समस्त सुख सुविधाओं से वंचित कर देता है और और वर्ग को सुख सुविधाओं का उत्तम जीवन का अधिकारी बनाता है। तो और असंतोष को उत्पन्न करने वाला सिद्धांत है ये भी। दास की स्वतंत्रता का हनन। अरस्तु का यह विचार बड़ा अटपटा है कि प्रकृति दास को शारीरिक शक्ति से पूर्ण बनाती है पर उसे विवेक शून्य बना देती है। इतना ही नहीं, वह दासों में न नैतिकता मानता है, न स्वतंत्रता की भावना मानता है और न उनमें हित अहित का ज्ञान होता मानता है। फिर भी वह कहता है कि दास स्वतंत्र नागरिक बन सकता है। ये दोनों विचार परस्पर विरोधी है। जब दास जन्मजात बुद्धिहीन होंगे तो बाद में उनमें बुद्धि कहाँ से आएगी, वे कैसे चरित्रवान और गुणवान बन जाएंगे, ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। तो दास की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है कहीं ना कहीं। ओके भाई।
दास और स्वामी में मित्रता सदैव समान लोगों में होती है, असमान लोगों में नहीं। शक्तिशाली कभी दुर्बल से मित्रता नहीं जोड़ सकता। यह मित्रता नहीं वरन दासता है। दुर्बल या निर्धन शक्तिशाली की प्रशंसा नहीं। एक सेकंड, शुरू से पढ़ते हैं। मित्रता सदैव समान लोगों में होती है, असमान लोगों में नहीं। शक्तिशाली कभी दुर्बल से मित्रता नहीं जोड़ सकता। यह मित्रता नहीं है वरन दासता है। दुर्बल या निर्धन शक्तिशाली की प्रशंसा ही कर सकता है, त्रुटि नहीं निकाल सकता है। अरस्तु स्वामी को दास से मित्रता जोड़ने को कहता है। यह बात है स्वाभाविक है, दोनों में समता स्थापित नहीं हो सकती है। जिस दिन मित्रता या समता स्थापित हुई उस दिन स्वामी और दास का संबंध समाप्त हो जाएगा। सही बात है। क्या आप अपने दोस्त को काम बता सकते हो? आप अपने दोस्त से मतलब हर काम करवा सकते हो? नहीं, क्योंकि वो आपका मित्र है। आपको उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करना होगा, जब भी तो आपका वह मित्र है। और अरस्तु ने इसमें बताया है कि दास की और मालिक की मित्रता है। गलत तो नहीं हो सकती ना? गलत है भाई जी। दासों की तुलना पशुओं करना अमानवीय है। ठीक। अरस्तु का यह भी मत है कि कुछ व्यक्ति उत्पन्न इसलिए होते हैं कि वे शासक बने, आदेश दे और शासन करे, और कुछ व्यक्ति शासित होने और आज्ञा पालन के लिए उत्पन्न होते हैं। दूसरे वर्ग को वे दासों की श्रेणी में रखते हैं। दासों की स्थिति पशुओं के समान बताकर अरस्तु मानवता पर एक कलंक लगाता है। पशुओं के साथ ही दासों का वह सजीव संपत्ति बताता है। फिर वह चाहता है कि स्वामी और दास में सहयोग हो जो परस्पर विरोधी बातें हो। प्रोरास का कथन है कि अरस्तु में जो सत्य नहीं है वह है मानव जाति को कुल्हाड़े से दो भागों में विभाजन करना। सही कह रहा है। सदाचार में रहित दासता। अरस्तु का कहना है कि असंगत लगता है कि स्वामी सदाचार से रहित दास था। अरस्तु का कहना है कि यह संगत लगता है कि स्वामी सदाचार से युक्त और दास सदाचार रहित व्यक्ति होता है। न मालूम उसने किस कसौटी पर कसकर यह खोज निकाली थी, क्या धनी निर्दोष होता है? गलत। पता नहीं गाइस, इसका ये मेरी भी समझ में नहीं आया है। इसे एक बार और पढ़ते हैं। अरस्तु का कहना है कि असंगत लगता है। अरस्तु का कहना है असंगत लगता है कि स्वामी सदाचार से युक्त और दास सदाचार रहित व्यक्ति होता है। ना मालूम उसने किस कसौटी पर इसे कहा है कि क्या धनी निर्दोष होता है। आई डोंट नो। आई चलो आगे बढ़ते हैं। मानव शोषण की प्रकाष्ठा। नंबर 7 हो गया भाई। अरस्तु दासता के सिद्धांत में यह अधिकार देता है कि कुछ लोग शोषण का प्राकृतिक अधिकार रखते हैं। वे दास को परिश्रम करने का अधिकार तो देता है पर उत्पादन को भोगने के लिए स्वतंत्रता नहीं देता है। उसके परिश्रम का प्रतिफल स्वामी को समृद्ध बनाता है। यदि स्वामी का शोषण अधिकार है तो आजकल पूंजीपति को श्रमिक के परिश्रम से अपने महल बनाने तथा ऐश्वर्या का जीवन व्यतीत करने का पूर्ण अधिकारी है। अरस्तु निश्चित बुजुर्गों वर्ग का व्यक्ति होने के कारण शोषण को उचित बताता था। बुजुर्गों वर्ग का था वो, इसलिए शोषण बताया था। ठीक है भाई। अब आ गए गाइस हम क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड का है, 8 है। दास और स्वामी की योग्यता का निर्धारण संभव नहीं। दास और स्वामी की योग्यता है जो उसका निर्धारण संभव नहीं है। अरस्तु ने अपने दासता संबंधी सिद्धांत में स्वामी एवं सेवक दास बनने की क्षमता पर प्रकाश डाला है, परंतु वह यह सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ कि वे कौन से आधार है जिनके बल पर योग्यता और अयोग्यता का मापदंड निर्धारित किया जाए। अरस्तु ने यह भी बताया कि यह निर्णय कौन करेगा कि अमुक व्यक्ति में दास होने की योग्यता है और अमुक व्यक्ति में स्वामी बनने की। गाइस हमें इसके विचार उल्टे पुल्टे थे अरस्तु के। बुद्धि के आधार पर शोषण अनैतिक। अरस्तु का यह भी मत था कि शासक या शासित जन्मजात होते हैं। इस मामले में प्रत्येक जाति यह दावा कर सकती है कि हम भी शासन करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। शेष सब जातियां शासित बनने के लिए उत्पन्न हुई है। सर अरस्तु ने दासता का नाम पर जातिगत अहंकार की पुष्टि की है। व्यक्तिगत
व्यक्तित्व के विकास संबंधी विचार त्रुटिपूर्ण। अरस्तु का यह विचार था कि दासों को अपना व्यक्ति स्वामी के व्यक्तित्व की विलीन कर देना चाहिए, परंतु मनोविज्ञान ऐसा करना है संभव मानता है कि इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी आकांक्षाएं, आशाएं एवं भावनाएं रखता है, वे एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकती है। अब एक और विरोधाभासी विचार के अनुसार अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार परस्पर विरोधी बातें बताते हैं। उसका कथन है कि अरस्तु द्वारा शारीरिक और मानसिक गुणों एवं शासक और शासित तत्वों के आधार पर मानव जाति को दो वर्गों में विभाजित तत्वों के आधार पर मानव जाति को दो वर्गों में विभाजित किया जाना सर्वथा अमान्य है। उसका यह वर्गीकरण असंगत और स्वाभाविक है। उपयुक्त आलोचना से स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दास प्रथा का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत अरस्तु के दास संबंधी विचार अत्यंत वैज्ञानिक, असंगत, आग्रह और मानवता विरोधी है, परंतु अरस्तु के समय में सामाजिक परिस्थितियां आधुनिक परिस्थितियों से पूर्णतः भिन्न थी, जिनसे प्रभावित होकर उसने दास प्रथा का समर्थन किया। गलती अरस्तु की भी नहीं है गाइस। अरस्तु अपनी जो रीति रिवाज थे उस समय के, उनको ठीक मानकर चलता था, जैसे कि आधुनिक चीजों में हम आज की व्यवस्था को ठीक मानकर चल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही आने वाले में रीति रिवाज बदलेंगे, समाज और बदलेगा और विकास होगा, इसलिए अलग अलग प्रकार के विचार प्रस्तुत होंगे गाइस। ठीक है, समझ रहे होगे आप भी। तो इस क्वेश्चन में यही बताया गया था। अब प्रश्न नंबर 6, अरस्तु के क्रांति से संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। तो गाइस ये प्रश्न नंबर 2021 में आया है। अरस्तु के क्रांति से संबंधित विचारों की व्याख्या करो। या अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण क्या है, इसके अनुसार क्रांति को रोकने के उपाय बताओ। या क्रांति के विषय में अरस्तु की क्या धारणा है, उसके अनुसार क्रांति के कारण क्या थे। अरस्तु के क्रांति संबंधित अवधारणा। अरस्तु ने 12 वर्ष तक भ्रमण करके अनेक राज्यों एवं संविधानों का सूक्ष्म पर्यवेक्षण व अध्ययन किया। उसने संविधानों में परिवर्तन और क्रांति का अध्ययन किया और उन्हें रोकने के उपाय सुझाए। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात क्रांति का कारण का विवेचन किया। क्रांति के प्रकार। गाइस एक बार और पढ़ना पड़ेगा इस लाइन को। अरस्तु ने 12 सालों तक भ्रमण किया, उनने सभी जगह राज्यों में संविधान को सूक्ष्म पर्यवेक्षण और अध्ययन किया। 12 वर्षों तक घूमा फिरा राज्य में संविधान के बारे में। उसने संविधानों में परिवर्तन और क्रांतियों का अध्ययन किया। अब क्या क्या कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहे, कहाँ कैसी क्रांति आई, उन्हें रोकने के उपाय सुझाए। और अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात 158 देशों का अध्ययन किया अरस्तु ने। क्रांति के कारण का विवेचन किया। क्रांति के प्रकार। अरस्तु क्रांति के 5 प्रकार बताता है जो निम्नलिखित है। 5 कारण बताए क्रांति के प्रकार। नंबर 1, पूर्ण अथवा आंशिक क्रांति। नंबर 2, रक्तहीन अथवा रक्तपूर्ण क्रांति। नंबर 3, व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति। नंबर 4, जनतंत्रीय अथवा धनतंत्रीय क्रांति। नंबर 5, जननायक की क्रांति। ये 5 क्रांति बताई है गाइस उसने। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्रांति को देखते हैं। यदि राज्य का यह ना पूर्ण अथवा आंशिक क्रांति।